आप सभी लोग मेहनत करते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम बेटा बहुत ही पास में है। ठीक है, इसलिए सभी लोग जितने भी टॉपिक्स आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए, आप लोग उनकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। ठीक है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें बेटा। आज का टॉपिक बेटा हम लोगों का होने वाला है व्हीट स्टोन ब्रिज। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, WSB, और WSB का मतलब होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। किरचाफ के नियम के बाद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जब कभी पूछा जाए व्हीट स्टोन सेतु क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय WSB, इसकी बैलेंस कंडीशन को कैसे प्राप्त करते हैं, संतुलन शर्त को कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग इस टॉपिक को पूरा रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे। आपको ये आंसर लिख करके आना है। ठीक है, तो पहले तो हमारी हेडिंग क्या पड़ गई? व्हीट स्टोन ब्रिज। ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा WSB। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ है जिसके द्वारा चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, WSB इज ए सर्किट फ्रॉम विच रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों, किसी भी चालक के प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु से क्या किया जाता है? प्रतिरोध की गणना की जाती है। किसकी गणना? प्रतिरोध की गणना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे ढंग से सभी लोग समझना, पूरा टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएगा बेटा। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो किसी भी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम लोग बच्चों WSB की कैलकुलेशन करते हैं, जिसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें चार प्रतिरोध, ये देखो R1, R2, R3, R4 एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में अरेंज होते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। यहां पर एक सेल लगा है जिसका EMF है कैपिटल E। इसकी भुजाओं में चार रेजिस्टेंस है ना, AB, BC, CD और DA। इसमें चार रेजिस्टेंस बेटा फिगर के अकॉर्डिंग अरेंज रहते हैं। आप इनको R1, R2, R3, R4 की जगह PQRS भी ले सकते हो, है ना। अगर आप ये रेजिस्टेंसेस R1, R2 नहीं लिखना चाहते हो तो आप इन रेजिस्टेंसेस को बच्चों PQRS भी ले सकते हैं। A, B, C, D, और यहां पर ये रेजिस्टेंस है बच्चों P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। ठीक है, और यहां पर हम लोग एक सेल या बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर एक कुंजी लगी रहती है की, प्लस माइनस, ये की है, ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल EMF E है, और यहां पर बीच वाली ब्रांच में एक दूसरी की लगी होती है, और साथ में बच्चों हम लोग लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी। ठीक है, ये की है K2। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो चाहे तो आप ये वाला डायग्राम तैयार कर लो या फिर ये वाला डायग्राम तैयार कर लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 4 रेजिस्टेंस होते हैं बेटा। कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 4। क्लियर? इसमें चार प्रतिरोध। हाउ मैनी रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में लगे रहते हैं। ठीक है, और
विकर्ण यानी डायगोनल एडी में एक कुंजी अर्थात की और धारामापी कैपिटल जी लगा होता है और दूसरे विकर्ण सेकेंड डायगोनल बीसी के मध्य एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और कुंजी K1 लगी होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये क्या है बच्चों? सर्किट यानी परिपथ। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? बोलो भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है, व्हीटस्टोन वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, प्रोफेसर व्हीटस्टोन। इन्होंने एक ऐसे सर्किट को डिजाइन किया जिससे हम लोग किसी भी कंडक्टर अर्थात किसी भी चालक के वैद्युत प्रतिरोध की गणना करते हैं। वी कैन इजिली फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। तो इसमें एक पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज। इसकी 4 आर्म्स ए बी बी सी सी डी और डी ए बी ए सी, ये सी है, ठीक है। और उस प्रकार ए बी ए सी सी डी और डी बी इन सब के बीच में एक अलग अलग रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एस को जोड़ा जाता है। बीच वाले डायगोनल एडी में एक कुंजी K2 और गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। और जो दूसरा डायगोनल है BC, ये C है बेटा, C BC, इसमें एक सेल और कुंजी K1 को लगाया जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? समझ में आ गई हो तो भाई लाइक करते जाओ। सेशन को लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, है ना, इसलिए लाइक भी किया करो। और जो नए बच्चे हैं वो फिजिक्स की अच्छी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी बेटा कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास एक सर्किट अरेंज है, इसमें यहां पर गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है और इस ओर एक सेल और की को लगाया गया है बेटा। ये सिरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये की होती है K1। जैसे ही ये रेजिस्टेंसेस हैं PQRS, इतना आपको पता है। ये गैल्वेनोमीटर है, धारामापी, A B C D E और F, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? चलो अब एक बात सभी लोग ध्यान से देखो, जैसे ही हम लोग बेटा कुंजी K1 को बंद करेंगे, की K1 को प्रेस करेंगे तो सेल ऑन हो जाएगा और सेल से I एंपियर का करंट आएगा। और जैसे ही ये करंट टर्मिनल A पर पहुंचेगा तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, I1 और I2, I1 और I2। इसमें से जो I1 एंपियर का करंट है जो पॉइंट B पे पहुंचेगा, ठीक है, तो यहां पर चारों रेजिस्टेंसेस को ऐसे अरेंज किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। इसको क्या बोलते हो? जीरो डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप।
अच्छा, गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न कब नहीं होगा? जब बिंदु बी का विभव बिंदु डी के बराबर होगा, और अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट डी के पोटेंशियल के इक्वल हो गया तो धारा मापी में धारा IG बराबर 0। धारा मापी की धारा IG बराबर 0, और ऐसी कंडीशन में जब IG बराबर 0 तो जो धारा I1 P में जा रही है वही Q पर जाएगी, और जो धारा I2 D पर आ रही है वही यहां पर आएगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अगर पॉइंट बी का वैद्युत विभव बिंदु डी के वैद्युत विभव के बराबर हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, और जो करंट P में जा रही है वही Q में आ जाएगी, और जो करंट बच्चों R में जा रही है वही S में आ जाएगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अब हम लोग यहां पर लेंगे लूप नंबर 1 ABDA। इन क्लोज्ड लूप 1 अर्थात बंद लूप 1 में, ठीक है, अपने अपने मीडियम में समझते रहना। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में ध्यान दें, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में ध्यान दें, ठीक है। बाई लैंग्वेज क्लास चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पहले वाले लूप में बच्चों हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ KVL, इसको बोलते हो सेकंड लॉ, दूसरा नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है? सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। तो अगर आप इस वाली ब्रांच को देखें AB को, तो करंट है I1, रेजिस्टेंस है P, तो बच्चों लिखा जाएगा I1 इंटू P। ध्यान से समझना। अब लूप कौन सा लोगे? देखो कौन सा ले रहे हो, ABDA, यहां लिख दें क्या, ABDA, ये है बेटा लूप। तो पहली आर में क्या है AB, अब कौन सी BD, तो BD में देखो, BD में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जब BD में बच्चों कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे। अगली आर में DA, और DA में देखो आप DA, करंट आ रहा है A से D, और हमने लूप क्या लिया, D से A, तो करंट की डायरेक्शन लूप के सिलेक्शन की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहां पे लिखोगे -I2, और डिस्टेंस क्या है R, और इज इक्वल टू 0। सिग्मा E इज इक्वल टू 0 का मतलब इस वाले लूप में कोई EMF नहीं है। जब इस वाले लूप में कोई बैटरी या कोई सेल नहीं है तो सिग्मा E क्या आएगा, 0। इसको अगर आप ट्रांसफर कर लोगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा I1P इज इक्वल टू I2R। यहां तक बात समझ में आ गई? इसी प्रकार सिमिलरली इन क्लोज्ड लूप नंबर 2 इस दूसरे लूप को लेके चलो। कौन सा लूप, BCDB, ठीक है। और इसमें फिर से किरचॉफ का नियम लगाओ। पहली भुजा क्या है, BC में करंट क्या है, I1, रेजिस्टेंस क्या है, Q, तो I1 इंटू Q। दूसरी आर्म बच्चों क्या है, CD देखो करंट जा रहा है D से C, ये देखो D से C, और लूप कौन सा लिया है, C से D, तो माइनस हो गया, तो -I2 इंटू S इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करोगे तो I1Q बराबर क्या आ जाएगा, I2S। ये दोनों इक्वेशन सभी को समझ में आ गई? सभी लोग बताएं। जब आपके एग्जाम में आएगा तो यही सेम एज इट इज लिख करके आओगे जैसे हम काम करके दिखा रहे हैं। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का डिवाइड कर दो, तो I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S, I2 से I2, I1 से I1, तो बच्चों रिजल्ट क्या आ गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो सभी लोग कंडीशन को तैयार कर लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस होगा तो उसकी बैलेंस कंडीशन का जो फार्मूला है, उसकी संतुलन की जो शर्त है, बैलेंस कंडीशन, संतुलन शर्त हिंदी में कहते हो, उसका फार्मूला बेटा क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर? अब ये जो फार्मूला हमारे पास आया है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S,
इस फार्मूले में S को बोला जाता है अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध। S को क्या बोला जाता है? अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध। तो अगर हम लोग यहां से S की वैल्यू को निकालना चाहें तो S बराबर बच्चों क्या होगा? QR अपॉन P। इस फार्मूले से हम लोग S को ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर हो गया? P अपॉन Q, इनका नाम होता है बच्चों रेशियो आर्म्स या रेशनल आर्म्स। इनको हम लोग बोलते हैं आनुपातिक भुजाएं। ठीक। और जो R है, R को बच्चों बोलते हैं नोन रेजिस्टेंस यानी ज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, इसको बोला जाता है ज्ञात प्रतिरोध यानी नोन रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी चालक का ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज का बच्चों फार्मूला क्या होगा? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। यहां तक ये पूरी बात सभी को समझ में आ गई? ये जो कंडीशन होती है हमारे पास P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, इसको बोला जाता है बैलेंस कंडीशन। अच्छे ढंग से एक एक पॉइंट तैयार कर लो। बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है संतुलन की शर्त। तो अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, संतुलित है, तो वो किस सिद्धांत का पालन करेगा? P अपॉन क्यू बराबर R बटे एस। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? वो किस नियम का पालन करेगा? P अपॉन क्यू बराबर R बटे एस। यहां P और Q को क्या बोलते हो? आनुपातिक भुजा। R को क्या बोलते हो? ज्ञात भुजा। और S को क्या बोलते हो? अज्ञात भुजा। तो पूरा फार्मूला क्या बनेगा? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। क्लियर हो गया? चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी आपको समझना है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट WSB। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है बेटा, जैसे कि पहली कंडीशन सभी लोग लर्न कर लो कि यदि परिपथ संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर में करंट यानी धारा IG बराबर 0। क्लियर? IG को क्या बोलते हो? धारामापी की धारा, गैल्वेनोमीटर करंट। बैलेंस सर्किट में, इन द बैलेंस सर्किट P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के बराबर था। पीछे वाले डायग्राम में आप लोग इस बात को देख सकते हो। अगर B का विभव D के विभव के बराबर है तो ये कंडीशन पूरी तरह लागू होगी। नंबर थर्ड, ठीक है, चलो सब ठीक ठाक है। नंबर थर्ड में बच्चों ध्यान रखो कि यदि WSB सर्किट में, अब थोड़ा सा हम कंबाइंड हिंदी इंग्लिश लिख रहे हैं, समझ लेना, ठीक है। अगर WSB सर्किट में, जिससे कि सभी को समझ में आ जाए इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। WSB का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का शॉर्ट फॉर्म है WSB। यदि WSB में धारामापी मींस गैल्वेनोमीटर, धारामापी मींस गैल्वेनोमीटर और बैटरी यानी सेल, बैटरी यानी सेल की पोजीशन अर्थात स्थितियां बदल दें, चेंज कर दें,
तो बैलेंस कंडीशन अर्थात संतुलन की शर्त अपरिवर्तित होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी की कंडीशंस को बदल दें, देखो ये डायग्राम, जहां पर ये बच्चों गैल्वेनोमीटर लगा है उसको यहां लगा दें और बैटरी या सेल को यहां लगा दें, दिख रहा है ना डायग्राम में, तो कभी भी बैलेंस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को आप लोग याद कर लें। समझ में आ गया? और संतुलित सेतु में, इन बैलेंस्ड ब्रिज, अगर हमको बच्चों निकालना हो टोटल डिस्टेंस अर्थात कुल प्रतिरोध, तो इसका फार्मूला होता है आर डैश इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। इस फार्मूले से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध की गणना करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो भी बच्चे 12th में हैं वो लोग भी इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, और जो बच्चे 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बेटा इस फार्मूले का यूज आप कर सकते हैं। P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। क्लियर हो गया? याद कर लेना इसको, ठीक है? नोट्स बनाते चलो, सभी लोग नोट्स जरूर बनाओ। अगर किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एक्स ओम हो, लेट मतलब जो चारों भुजाएं हैं उनमें बराबर बराबर रेजिस्टेंस लगे हों, और अब आपको बच्चों क्या निकालना हो, टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध। क्लियर? तो टोटल रेजिस्टेंस भी आपका आंसर क्या आएगा, एक्स ओम ही आएगा। इसको भी तैयार कर लो, है ना? जैसे फॉर द एग्जाम्पल आप चेक भी कर सकते हो, अगर P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 2 ओम हो और हमको निकालना हो टोटल रेजिस्टेंस, तो अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। तो आप क्या लिखोगे, 2 प्लस 2, फिर क्या लिखोगे 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो कितना हुआ, 4 इंटू 4, 2 टू 4, 4 टू 6 टू 8, ऊपर कितना आ गया बच्चों 16/8, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया 2, है ना? उसी को मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, ये मैंने एग्जांपल आपको बताया है, ये मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता दी है कि चारों रेजिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो वही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ गई? और दिस कंडीशन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में चारों रेजिस्टेंस इक्वल हों, एक्स माना, ठीक है, तो परिपथ क्या कहलाता है, सुग्राही परिपथ। क्या कहलाता है, सुग्राही परिपथ। क्लियर? व्हीट स्टोन ब्रिज इज कॉल्ड सेंसिटिव सर्किट। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डब्ल्यूएसबी, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की दशा को या सुग्राही दशा को बताइए, कब व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा सुग्राही होगा? तो व्हीट स्टोन ब्रिज सुग्राही तब होगा जब P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस, चारों रेजिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, सेंसिटिव होगा। क्लियर हो गया? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सारी बातें बेटा समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, नोट्स जरूर बनाओ अच्छे ढंग से, सारे टॉपिक्स को आप तैयार करो। जितनी अच्छी तरह आप तैयारी करोगे आपका रिवीजन बेटा उतना ही शानदार होगा, इसलिए प्रिपरेशन आपकी बहुत जरूरी है। आप सभी लोग अच्छे ढंग से बेटा प्रिपरेशन करें और कोशिश ये करें कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको जो जो बातें बताई जा रही हैं आप उनको एक नोट्स बनाएं और अच्छे ढंग से बेटा आप उनको जरूर तैयार करें। यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर है? यहां तक सभी लोगों को बेटा पूरी बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गया?
और जरा क्लास को शेयर भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जल्दी जल्दी से फैमिली बढ़ाते चलो यूट्यूब की, है ना। और ये तभी होगा जब आप लोग क्लास को सपोर्ट करेंगे। अब जैसे मान लो हमारे सामने कोई क्वेश्चन दिया हो, एक सर्किट है, उसका ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। और बीच में बच्चों आपसे उसने बोल दिया है एक और रेजिस्टेंस लगा है जैसे 5 ओम। क्लियर। और ये एक सर्किट है प्लस माइनस, और आपसे बोला गया है कि आप लोग एक काम करो, आपसे बोला गया है बच्चों कि आप लोग एक काम करो, 5 ओम में धारा बताओ, यानी करंट इन 5 ओम। और नंबर 2 बच्चों आपसे बोला गया है कि टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध बताओ। क्लियर। सभी को बात समझ में आ गई। आपको क्या क्या निकालना है, 5 ओम में धारा और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा कि यहां P की वैल्यू क्या है 2 ओम, Q की वैल्यू क्या है बच्चों 4 ओम, R की वैल्यू क्या है बच्चों 3 ओम और S की वैल्यू क्या है 6 ओम। ठीक है। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो बैलेंस कंडीशन होती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई एस। तो यहां से 2/4 इज इक्वल टू 3/6, तो यहां से 1/2 इज इक्वल टू 1/2। LHS और RHS इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, WSB इज बैलेंस्ड, परिपथ संतुलित है, इसलिए 5 ओम में कोई धारा नहीं होगी। देयर विल बी नो एनी करंट फ्लोज इन 5 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर। क्या मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप लोग याद करें कि अगर कोई व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में यानी जो विकर्ण में धारा मापी लगा है इसमें किसी भी करंट का फ्लो नहीं होगा। सेम वही कंडीशन आ गई इस क्वेश्चन में। 5 ओम जो लगा है वो डायगोनल में लगा है विकर्ण में, इसलिए डायगोनल में कोई भी करंट का फ्लो बच्चों नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि आप टोटल डिस्टेंस को बताएं। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, आर डैश बराबर पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, है ना। यहां से लगाओगे तो यहां से कर लो, और जो बच्चे 2 और 4 को सीरीज में ले लें, 3 और 6 को सीरीज में ले लें और आपस में पैरेलल कर लें, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 और 4 अगर बात करी जाए तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 2 + 4 और 3 + 6 अपॉन क्या होगा 2 + 4 + 3 + 6। अब बोलो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, और 4 2 6, 6 6 12, 12 3 15। क्लियर। तो यहां पर आर डैश बराबर आ गया 6 × 9 अपॉन 15। क्लियर। तो ये आ गया 18/5, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया आर डैश इज इक्वल टू 18/5। इस फार्मूले से आप लोग टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी पूरी बात। और जो बच्चे डायरेक्ट सीरीज पैरेलल करना चाहें वो डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कर लेंगे, 2 4 3 6। तो सेकंड इसका मेथड क्या है, क्लियर। तो यहां पर 2 और 4 किसमें है, सीरीज में। आर इन सीरीज, और सीरीज का फार्मूला क्या होता है R1 + R2, तो ये आ गया 6 ओम। क्लियर। अब यहां पर आप देखो तो 3 और 6 दोनों सीरीज,
ये दोनों भी सीरीज हैं। अगर ये दोनों सीरीज होंगे तो R2 बराबर आ जाएगा 3 + 6, तो ये आ जाएगा 9 ओम। क्लियर। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 6 और 9 किसमें है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल तो आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या लगाओगे, R डैश पैरेलल में 1/R डैश इज इक्वल टू 1/6 + 1/9। कर ले जाओगे सभी लोग। 6 और 9 का एलसीएम ले लेना बेटा, कितना आएगा, कर लेते हो ना, 18। तो यहां पर क्या आ गया, 18। यहां पर कितना आया, 3, और यहां पर आया 2, 5/18। और यहां पर क्या चल रहा है, 1/R डैश, तो R डैश बराबर क्या आ गया, 18/5, है ना। और अभी यहां पर भी हम लोगों ने देखो क्या निकाला था, 18/5 निकाला था ना इस वाले मेथड से। देखो तो आप दोनों प्रकार से क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगर आपको ये तरीका पसंद है, आप अलग अलग सवाल नहीं करना चाहते हो, तो आप इस फार्मूले से कर दो, ये तो सुप्रीम फार्मूला है ही, आसानी से आंसर निकाल लोगे। और अगर आप लोग इस वाले मेथड से क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो आप इस वाले मेथड से भी आंसर को बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग कमेंट करो। इतना करने के बाद आप कमेंट करके ये तो बता ही सकते हो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोग लगा लेंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का बेटा आंसर आपका क्या होगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर को जरूर डालो। ठीक है, यहां पर है 3 ओम, यहां पर 6 ओम, यहां पर 1 ओम, यहां पर 2 ओम, और बच्चों बीच में यहां पर रेजिस्टेंस आपका लगा है 4 ओम। ठीक है, आपको निकालना है नंबर 1, आपको बच्चों फाइंड आउट करना है करंट इन 4 ओम। ठीक है, और दूसरा आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध। कर लोगे ना? 3 ओम को क्या मानोगे, P, ये क्या है Q, ये क्या है R, ये है S। और पहले बैलेंस कंडीशन को लगा देना। बैटरी या सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम यहाँ बैटरी सेल लगा भी दें या ना लगाएं तो अभी आप पैनिक ना हो, क्योंकि अभी हमने आपसे अलग अलग करंट ब्रांचेस में नहीं पूछी हैं। चलो हम यहाँ लिख देते हैं E। क्लियर? इतना पार्ट आपको सभी लोगों को करना है, और इस आंसर को निकाल करके सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। ठीक है, कमेंट सेक्शन बेटा आप आंसर को लिखो, और उसके बाद में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करो। इसके बाद आपकी जो एक नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको R1 R2 के न्यूमेरिकल और WSB की प्रॉब्लम्स करा देंगे। ठीक, WSB प्रॉब्लम्स एंड रेजिस्टेंस प्रॉब्लम्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज वाली क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को इसके पहली वाली क्लास जिसमें किरचॉफ का नियम मैंने आपको पढ़ाया था और व्हीटस्टोन ब्रिज, आज की क्लास आपको बहुत अच्छे ढंग से बेटा समझ में आ गई होगी। आप लोग मन लगा करके इसी प्रकार तैयारी करते रहें। आपका एग्जाम बिल्कुल पास में है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, रफ कॉपी में लगा के क्वेश्चंस को देखो, और जितने भी आपको डेरिवेशन या जो भी लॉजिस्टिक वाले क्वेश्चंस हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग उनको भी अच्छे ढंग से बेटा करते रहें। ठीक है, और सभी लोग चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।